प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपका पुनः मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। हम चर्चा कर रहे थे लोनेबल फंड थ्योरी की। तो इसमें अपन ने 3 घटक देख लिए थे, चौथा घटक देखने वाले हैं जो कि लोनेबल फंड्स की आपूर्ति का या सप्लाई का स्रोत होता है। तो चौथा स्रोत है डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। विनिवेश भी ऋण योग्य निधियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विनिवेश का मतलब ये होता है कि मौजूदा मशीनरी को प्रतिस्थापित किए बिना टूटे फूटे होने देना, अर्थात मूल्यह्रास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं कराना। तो इन्वेस्टमेंट तो होता है कि नई मशीनें खरीद करके और काम पे लगाना, या जिसको हम कह सकते हैं कि मशीन या फैक्ट्री जो है नई लगाना, और एक होता है कि पुरानी को बाहर निकालना। तो इसका मतलब होता है विनिवेश करना, यानी कि जो आपके पास मशीन है उसको आप बेच करके पैसा निकाल लें उससे, या उसको वापस से जब वो ख़राब हो रही है तो उसकी जगह नई मशीन नहीं लगाएं। तो इसको कहा जाता है विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। तो इस प्रकार फर्म की कमाई का एक हिस्सा पूंजी प्रतिस्थापन के लिए मूल्यह्रास निधि में रखे जाने के बजाय ऋण योग्य निधियों के उद्देश्य से बाजार में जाता है। तो इससे अधिक ब्याज दर द्वारा विनिवेश को बढ़ावा मिलता है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास में कमाई आ रही है, कोई भी मशीन या फैक्ट्री आप चला रहे हैं, तो उस केस में आपको जब मशीन मान लीजिए 5 साल बाद पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, तो उसकी जगह नया मशीन लाना पड़ेगा। अगर आपने ये सोचा हुआ है कि इस मशीन को रखना ही नहीं है, अब नई मशीन इसकी जगह नहीं लगानी है, तो जो पैसा आप उसके नई मशीन लाने के लिए जमा कर रहे थे उसको आप लोन देने पर तैयार हो सकते हैं। इसको ही विनिवेश कहा जाता है। तो जब आपके पास ब्याज की अधिक दर प्राप्त होने की संभावना है तो आप विनिवेश की संभावनाएं बढ़ा देते हैं, ज़्यादा पैसा विनिवेश करने लग जाते हैं। तो ये चारों चीज़ें मिलकर के बनाती हैं लोनेबल फंड्स की आपूर्ति या सप्लाई को। अब इससे आगे हम बात करेंगे डिमांड की, या लोनेबल फंड्स जो होते हैं या ऋण योग्य निधियों की मांग क्या होती है और इसको किस किस चीज़ों से मिलकर के बनाती है। तो जो ऋण योग्य निधियों की मांग है उसके 3 मुख्य लोग हैं। 3 लोग इन ऋण योग्य निधियों की मांग कर सकते हैं। पहली सरकार, दूसरी बिजनेसमैन या व्यवसायी, और तीसरी उपभोक्ता के द्वारा मांग की जा सकती है ऋण योग्य निधियों की। ऋण योग्य निधियों की मांग, तो जिसमें ये तीनों लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, इनसे निवेश के लिए मांग कर सकते हैं, संचय के लिए मांग कर सकते हैं और उपभोग के लिए मांग कर सकते हैं। तो सरकार जो है वो क्यों मांगती है ऋण योग्य निधियाँ, या सरकार को लोन या कर्ज क्यों लेना पड़ता है? सरकार सार्वजनिक कार्यों के निर्माण के लिए, या युद्ध की तैयारी के लिए, या सार्वजनिक उपभोग के लिए। तो ये अलग अलग काम करती है। सरकार रोड बनाती है, पुल बनाती है, रेलवे लाइन बनाती है, और गवर्नमेंट के लिए अलग अलग बिल्डिंग्स बनाती है, चाहे से आपका स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो। इसी तरह से विदेशों के साथ में कोई युद्ध और लड़ाई की स्थिति हो सकती है, तो उसके लिए भी उनको तैयारी करनी पड़ती है। युद्ध सामग्री और सैनिकों पर खर्चा करना पड़ता है। इसके अलावा सार्वजनिक उपभोग यानी कि शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कानून व्यवस्था है, न्याय है, स्वास्थ्य, मनोरंजन, इन सब चीज़ों के ऊपर भी जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी और खर्चा यहाँ पे सरकार को करना पड़ता है। तो इन सब खर्चों के लिए जब उसके पास पैसे की कमी होती है, यानी कि जो टैक्स से उसके पास पैसा आ रहा है या उसको जो रेवेन्यू मिल रहा है, राजस्व प्राप्त हो रहा है, उससे खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो सरकार को भी कर्ज लेना पड़ता है। और मंदी के दौरान घाटे की बजट की भरपाई या अन्य विकास परियोजनाओं के लिए और निवेश करने के लिए भी सरकार को पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है। कि जब देश में मंदी आ रही होती है तो मंदी के समय सरकार की आय में कमी आ जाती है और उसको खर्च बढ़ाना पड़ता है, तो इसलिए उसको घाटे का बजट बनाना पड़ता है, और उस घाटे की बजट की भरपाई के लिए उसको कर्ज लेना पड़ सकता है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी विकास परियोजनाएं होती हैं, जैसे कोई बड़ा डैम बनाना है, या कोई बड़ी रेलवे लाइन डालनी है, या कोई सड़क बनानी है, हाईवे बनाना है, या कोई हॉस्पिटल या बड़ी कोई संस्था बनानी है, तो उसके लिए करोड़ों रुपए का आवश्यकता होती है, और उसके लिए सरकार लोगों से उधार ले सकता है या दूसरी संस्थाओं से उधार ले सकता है, या कोई नया काम सरकार को करना हो, निवेश करना हो, तो ये सब कामों के लिए सरकार को कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है। और आमतौर पर ऋण योग्य निधियों के लिए सरकार की मांग जो है ब्याज दर से प्रभावित नहीं होती है। यानी कि ये जो सरकार के द्वारा जो मांग की जाती है ऋण योग्य निधियों की, वो ब्याज मुक्त या ब्याज बेलोजदार होती है। नेक्स्ट है व्यवसायियों के द्वारा मांग। तो व्यवसायी जो होती हैं वो पूंजीगत वस्तुओं के खरीद और निवेश परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उधार लेते हैं। तो जो उत्पादक होते हैं, जो फर्म मैनेजर होते हैं, वो किस लिए पैसा उधार लेते हैं? कि उनको अपनी कंपनी में कोई नई मशीन लगानी हो, नई बिल्डिंग बनानी हो, नया गोदाम बनाना हो, या
कोई नई फैक्ट्री डालनी हो या नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करना हो, इसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत उधार के रूप में लेनी पड़ती है। इसके अलावा व्यवसायियों या फर्मों को अपने उत्पादन को चलाने विस्तार करने के लिए विभिन्न प्रकार के पूंजीगत सामानों की आवश्यकता होती है। पूंजीगत सामानों की आवश्यकता होती है। यदि व्यवसायियों के पास इन पूंजीगत सामानों को खरीदने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता है तो वो भी ऋण लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि क्यों एक बिजनेसमैन उधार ले सकता है। ये भी है, व्यवसायी की ऋण योग्य निधियों की निवेश मांग उसके उत्पादन की मात्रा पर निर्भर करती है। यानी कि कोई भी जो उद्योगपति है वो कितना बड़ा उत्पादन करता है, कम उत्पादन करता है तो उसकी मांग कम होगी, और बड़ा उत्पादन है, बड़ा मैनेजर है, ये बहुत बड़ा उद्योगपति है तो उसकी जो ऋण की मांग है वो भी ज़्यादा होगी। आमतौर पर फर्म की ऋण योग्य निधियों की निवेश मांग और ब्याज दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। तो ये जो कोई बिजनेसमैन होता है वो लोन कितना मांगेगा, कितना लोन लेना चाहेगा, वो डिपेंड करेगा कि उस टाइम में ब्याज की दर कैसी है। यदि ब्याज की दर और निवेश मांग के बीच में उल्टा संबंध होगा, ब्याज दर ऊंची होगी तो वो कम पैसा उधार लेना चाहेगा, और ब्याज की दर कम होगी तो वो ज़्यादा पैसा उधार लेना चाहेगा। इसके अलावा उपभोक्ता भी उपभोग उद्देश्यों के लिए ऋण लेते हैं। वे वर्तमान खपत को वरीयता देते हैं और वे वर्तमान आय से अधिक उपभोग के सामान खरीदना चाहते हैं और इसलिए वे ऋण लेते हैं। ये मुख्य रूप से दो प्रकार के उपभोग सामान खरीदने के लिए ऋण लेते हैं। पहला टिकाऊ उपभोग का सामान और दूसरा दैनिक उपभोग के सामान। तो इसमें दोनों चीज़ों के लिए, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की नई नई नौकरी लगी है और वो गाड़ी खरीदना चाह रहा है, मकान बनाना चाह रहा है, प्लॉट लेना चाह रहा है, तो उसके लिए वो बैंक से ऋण ले लेता है या लोन ले लेता है। तो वो दो चीज़ों के लिए लोन लेता है। एक तो जो टिकाऊ सामान होते हैं जैसे फ्रिज है, कूलर है, टीवी है, गाड़ी है, टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी हैं, और दूसरा दैनिक उपभोग के लिए कि उसने कोई सामान खरीदा और उसका पैसा उसके पास नहीं है तो वो क्रेडिट कार्ड से उसको चुका सकता है। तो इस तरह दोनों तरह के ऋण जो होते हैं वो उपभोग के उद्देश्य से उपभोक्ताओं के द्वारा भी लिए जा सकते हैं, और इस तरह वे आमतौर पर विक्रेता के पास अपने खाते खोलते हैं और क्रेडिट के आधार पर सामान खरीदते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट या किस्तों में वो पैसा चुकाते हैं। इसके अलावा निवेश या सट्टा उद्देश्य के लिए भी ऋण लेते हैं और इसके पीछे उनका उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो सट्टे के लिए भी पैसा उधार लेते हैं और वो निवेश भी करना चाहते हैं अलग अलग तरह की स्कीम में, ताकि वो आगे आने वाले समय में ज़्यादा पैसा उससे कमा सकें। तो ये हो गया तीन अलग अलग लोग हो गए, सरकार हो गया, बिजनेसमैन हो गए और उपभोक्ता हो गए। तो ये तीनों लोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए उधार ले सकते हैं। अब जो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स अराइज फ्रॉम द थ्री पर्पजेज, अब ये जो उद्देश्य है भाई, ये तो हो गए तीन लोग, तीन स्रोत हो गए। अब देखते हैं कि कौन कौन से कारण हैं, किस किस उद्देश्य से पैसा उधार लिया जाता है। तो उसमें है पहला, निवेश के उद्देश्य से या इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से ऋण योग्य निधियों की मांग उत्पन्न होती है। तो ऋण योग्य निधियों की मांग का बड़ा हिस्सा व्यापारिक कंपनियों के द्वारा उनके निवेश व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। जैसा आपने ऊपर ही देखा कि व्यापारिक फर्मों को कच्चा माल खरीदने, पूंजीगत उपकरण खरीदने या इन्वेंट्री यानी कि जो माल होता है उसका थोड़ा सा वो भंडार तैयार करके रखते हैं अपने पास, कि अचानक मांग बढ़ जाएगी तो उसके जो स्टॉक में जो माल पड़ा है उससे तुरंत उस मांग की पूर्ति कर सके, तो इसलिए वो इन्वेंट्री बनाते हैं। तो इन सब के लिए उसको पैसे की ज़रूरत होगी। और ऋण योग्य निधियों की निवेश मांग ब्याज लोचदार होती है। ब्याज लोचदार का मतलब कि ब्याज में परिवर्तन होगा तो निवेश की मांग जो है ऋण योग्य निधियों की वो भी बढ़िया घट जाएगी, और वे ब्याज दर में गिरावट के साथ बढ़ती है और ब्याज दर में वृद्धि के साथ घटती है। तो जो निवेश मांग है ऋण योग्य निधियों की वो ब्याज दर के साथ विपरीत संबंध रखती है। ब्याज दर बढ़ जाएगी तो निवेश के लिए ऋण योग्य निधियों की मांग कम हो जाएगी, और ब्याज दर घट जाएगी तो ऋण योग्य निधियों की निवेश मांग बढ़ जाएगी, यानी कि उल्टा संबंध होगा दोनों में। दूसरा जो उद्देश्य है जिसके लिए ऋण योग्य निधियों की मांग की जाती है वो है डिस सेविंग, यानी कि अधिव्यय या डिस सेविंग जिसको हम कह सकते हैं, यानी कि बचत का जस्ट उल्टा। पहले हमने बचत देखा, इसका उल्टा होता है अधिव्यय, डिस सेविंग। तो ऋण योग्य निधियों की मांग का एक अन्य स्रोत अधिव्यय या वर्तमान आय से अधिक व्यय करना होता है। तो अधिव्यय का मतलब हमारी जो इनकम है उससे ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं, उसको हम कह सकते हैं अधिव्यय। तो ऋण योग्य निधियों की मांग जो है तो ये कंज्यूमर्स के द्वारा नॉर्मली की जाती है। जब लोग अपनी वर्तमान आय से अधिक खर्च करना चाहते हैं तो वे धन उधार लेते हैं, और ऋण योग्य निधियों के लिए एक तरह की
खपत की मांग ज़्यादातर तब पैदा होती है जब उपभोक्ता कार, स्कूटर, टीवी सेट आदि जैसे टिकाऊ सामान पर खर्च करने का फैसला करते हैं। तो ये होता है अधिव्यय, यानी कि आपकी आय कम है और आप ज़्यादा खर्च करके ज़्यादा चीज़ों की सुविधाएं लेना चाहते हैं, तो आप उधार लेकर के ये सामान खरीद लेते हैं। तो ये भी ब्याज दर के साथ विपरीत संबंध रखता है, यानी कि ब्याज की दर पर अधिव्यय और खपत की मांग कम होगी। ज़्यादा ब्याज होगा तो लोग लोन कम लेंगे और ब्याज की रेट कम होगी तो लोन ज़्यादा लेंगे लोग। तीसरा जो उद्देश्य है, जिसके उद्देश्य से ऋणयोग्य निधियों की मांग की जाती है, वो है होर्डिंग या संचय करना। तो बहुत सारे लोगों को पैसा एक अपने पास रखने का शौक़ होता है, तो ऋणयोग्य निधियों की संचय के लिए भी मांग की जाती है। लोगों अपने पास पैसा रखना पसंद करते हैं। संचय का मतलब निष्क्रिय नगद शेष के रूप में रखा मुद्रा है, ठीक है। तो ये क्या होती है, संचय का मतलब निष्क्रिय नगद शेष के रूप में मुद्रा रखना। ऐसा पैसा जो कोई काम नहीं आ रहा है लेकिन वो घर पे रखा हुआ है, तो इसके लिए भी लोग अपने पास पैसा रखना चाहते हैं। लोगों में तरलता की इच्छा को पूरा करने के लिए नगद शेष रखने की प्रवृत्ति होती है। उनकी आदत होती है कि कुछ पैसा उनके पास नगद में पड़ा रहे। तो ब्याज की उच्च दर लोगों को संचय के लिए हतोत्साहित करती है और ब्याज की कम दर लोगों को संचय के लिए प्रेरित करती है। तो लोग जो हैं, जब ब्याज की ऊंची दर होती है तो अपने पास नगद रूप में पैसा नहीं रखना चाहेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज कमा सकते हैं उधार दे करके। और जबकि ब्याज की दर बहुत कम हो जाएगी तो ज़्यादातर पैसा अपने पास नगद रूप में रखना चाहेंगे। तो ये भी उल्टा संबंध रखती है होर्डिंग भी, कि ब्याज की दर और होर्डिंग के बीच में या संचय के बीच में विपरीत संबंध होता है। अब जो अपन बात करें तो ये है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, या ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है। तो शुरू में अपन ने देख लिया कि ब्याज की दर का निर्धारण ऋणयोग्य निधियों की आपूर्ति यानी कि सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, जिसको हम LS से बता रहे हैं, और ऋणयोग्य निधियों की मांग जिसे हम LD से बता रहे हैं, के बराबर होने पर निर्धारित की जाती है। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे LS और LD एक दूसरे के बराबर हो जाएं तो वहाँ पे ब्याज की दर निर्धारित हो जाएगी। अब अपन देखें ऋणयोग्य निधियों की आपूर्ति के घटक कौन कौन से हैं। तो जो अपन ने चार ऊपर पढ़े हैं वही चारों यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। LS आप देख पा रहे हैं, जो ये बोल्ड में लिखा हुआ है मोटे अक्षरों में अंग्रेजी में, जो पहला समीकरण है उसको आप देखें तो LS सप्लाई जो है लोनेबल फंड्स की, यानी कि जो आपकी ऋणयोग्य निधियों की आपूर्ति को दिखा रहा है। इसमें S स्टार दे रखा है। S स्टार का मतलब है बचत से। DH डिसहोल्डिंग दे रखा है कुल नगद संचय से हमारे पास में। DH जो है वो कुल नगद अपसंचय आएगा यहाँ पे। और BM जो है वो बैंक मुद्रा है। और DI जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट या कुल विनिवेश की मात्रा है। तो ये चारों चीज़ अपन ने पहले देखी, इनको जोड़ करके आप लोनेबल फंड्स की आपूर्ति डिसाइड कर देंगे। उसके बाद नीचे कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स देखेंगे। ऋणयोग्य निधियों की मांग के घटक कौन कौन से हैं। समीकरण 2 देखें आप, जो मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो LD बराबर दे रखा I के आगे स्टार प्लस में DS प्लस H के स्टार। तो ये जो है I स्टार बता रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट का डिमांड, यानी कि कुल निवेश मांग कितनी है। DS बता रहा है टोटल डिमांड फॉर डिसेविंग और कंजम्पशन, यानी कि अधिव्यय या खपत की कुल मांग, यानी कि जो आय से अधिक कितने लोग खर्च करना चाहते हैं उसकी मांग DS बता रही है। और H स्टार जो है आपका बता रहा है होर्डिंग के लिए डिमांड, यानी कि संचय के लिए कुल मांग कितनी है। तो ये जब LD और LS बराबर हो जाएंगे तो वहाँ पे ब्याज की दर निर्धारित हो जाएगी। तो संतुलन की ब्याज दर के लिए शर्त क्या रहेगी। समीकरण 3 से ऊपर आपने देखा हुआ है LS बराबर LD दिया हुआ है। तो यहाँ पे LS की जगह LS का जो ऊपर हमने देखा था S स्टार DH प्लस BM प्लस DI लिख दिया। और LD की जगह जो ऊपर LD हमने देखा है वो यहाँ पे I स्टार DH और H स्टार लिख दिया। और इन दोनों को जब बराबर किया तो S को एक तरफ ले लिया, S और DS को एक तरफ ले लिया। इसी तरीके से BM इधर रह गया और DH और DI को भी दूसरी तरफ ले गए। तो इस तरह से जो आप समीकरण बनाएंगे 4 समीकरण बन जाएगा। और 4 को वापस जब आप लिखेंगे 5 के रूप में तो S स्टार माइनस DS को S लिखेंगे और BM को BM और I स्टार माइनस DI को आप I लिख देंगे और H स्टार माइनस DH को आप लिख देंगे H। तो इस तरह से ये जो 5वां समीकरण है वो हमारी संतुलन की स्थिति को बता रहा है, जहाँ पे S और BM का जोड़ है वो I और H के बराबर है। जहाँ S है वो शुद्ध बचत को बता रहा है, I जो है शुद्ध निवेश को बता रहा है, H जो है शुद्ध संचय को बता रहा है। तो ये हमारा जो संतुलन का समीकरण है।
अब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो देखेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।